मित्रों नमस्कार। आज सोशल मीडिया पर एक ही खबरें बड़ी तेजी से चल रही हैं और तरह-तरह की बातें आ रही हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से डर गए? क्या नीतीश कुमार के मंसूबे पर स्पीकर प्रेम कुमार ने पानी फेर दिया? नीतीश कुमार ने कोई बड़ा खेल कर दिया? और नीतीश कुमार के इशारे पर तो स्पीकर प्रेम कुमार ने ओसामा के नाम पर आपत्ति जताई और उनका नाम हटा देना पड़ा। आदि-आदि कितने ही तरह की बातें चल रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या है मामला और किस बात पर यह चर्चा गर्म है। इनसाइड स्टोरी क्या है और यह किस ओर इशारा कर रही है। मित्रों, विधानसभा में कई समितियां बनाई जाती हैं जिसमें एक समिति ऐसी है जिसका अध्यक्ष हर हाल में विपक्षी पार्टी का ही कोई नामित विधायक बनता है और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। अब यह जो लोक लेखा समिति का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष राजद के भाई वीरेंद्र को बनाया गया है। लेकिन सुर्खियों में यह नहीं है, सुर्खियों में यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति, जी हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण समिति जिसका काम होता है केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और अधिनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत बदलावों का सुझाव देना, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार को रिपोर्ट और सिफारिश प्रस्तुत करना, सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों पर भी यह जो कल्याण समिति होती है वह विचार करती है और उसके समाधान के लिए कदम उठाती है। अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों और अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना भी समिति का काम होता है और जो अध्यक्ष होते हैं वही बैठक की अध्यक्षता करते हैं, मतलब जो सभापति होता है, और कार्य का संचालन भी उन्हीं के हाथ में होता है। संक्षेप में कहें तो सभापति एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनी नीतियों और धरातल पर उसे उतारने और उनके हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति के अतिरिक्त जो समितियां बनती हैं उसमें सरकार या यूं कहे कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उन्हीं के लोगों को ज्यादातर अध्यक्ष पद पर जगह मिलता है और सदस्य के रूप में अन्य दलों के भी सदस्यों को जगह दी जाती है। लेकिन कल यह जो अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष मतलब सभापति बनाया गया अख्तारुल ईमान को। आप जानते हैं अख्तारुल ईमान एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता हैं। मित्रों, अल्पसंख्यक कल्याण समिति में एक सभापति और 9 सदस्यों का चयन हुआ है। बताते हैं कि समिति के सभापति के लिए राजद की ओर से ओसामा साहब का नाम भेजा गया था, लेकिन इस नाम पर स्पीकर प्रेम कुमार ने आपत्ति जताई और फिर नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए अख्तारुल ईमान का नाम चुना। मतलब जदयू ने अपने दल के किसी सदस्य को सभापति का पद नहीं दिया, विपक्ष को पद नहीं दिया और सभापति बना दिया तीसरे दल को। विपक्ष से मतलब मेरा राजद से, तीसरे दल को एआईएमआईएम। खेल क्या है इसी को डिकोड करना जरूरी है, तभी इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है वो सामने आ सकेगा। लेकिन इससे पहले बता दें कि जदयू से एक ही अल्पसंख्यक नेता विधायक हैं और उनको मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में किसी अन्य दल से ही सभापति का चुनाव करना था। लेकिन अन्य दलों की बात करें तो राजद के अलावा कांग्रेस पार्टी भी तो थी
कांग्रेस पार्टी को भी यह पद दिया जा सकता था जिसके 2-2 अल्पसंख्यक विधायक जीत के आए हैं। लेकिन जेडीयू ने कांग्रेस को यह पद नहीं दिया। दिया किसको? तो एआईएमआईएम को। जब एआईएमआईएम को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति बनाया गया, तो इसी के बाद पटना के राजनीतिक गलियारों में और खासकर अल्पसंख्यकों का जो समूह है, जो समुदाय है, उसमें इस बात की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से होने लगी। हालांकि इसको लेकर अल्पसंख्यकों के मन में नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं एक प्रेम भाव भी जगता दिख रहा है। लेकिन चर्चा यह है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी से डरे हुए हैं। खबरें यह भी है कि नीतीश राजद के विधायक ओसामा साहब को सभापति नहीं बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने, जब राजद ने यह नाम उनका भेजा, तो उन्होंने स्पीकर को फोन किया और उसके बाद प्रेम कुमार जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने ओसामा के नाम पर आपत्ति जताई, उसे हटा दिया और तब नीतीश कुमार ने अख्तारुल ईमान का नाम दिया। लेकिन यह बात बहुत तार्किक नहीं लगती है कि नीतीश कुमार ने फोन किया और फिर उन्होंने नाम बदल दिया। विधानसभा के स्पीकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वो नीतीश कुमार के अनुसार चलने को बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि यह समिति जो का गठन होता है उस पर हस्ताक्षर जो करते हैं, आप सब चुन के लाइए, लेकिन असल एकाधिकार उन्हीं का होता है। और अगर ऐसा ही होता है तो स्पीकर पद के लिए जो, जब आपको याद होगा स्पीकर जब चुनाव होने वाला था तो किस कदर एक हंगामा था, आपस में एक द्वंद्व चल रहा था। भाजपा अपना स्पीकर चाह रही थी, जदयू अपना स्पीकर चाह रहे थे, आखिर क्यों? इसलिए यह बात बहुत जचते नहीं। मित्रों, अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया है, मतलब ओसामा के जगह पर सभापति अख्तारुल ईमान को बनाया है, तो इसके पीछे बड़ा खेल और दूर की गोटी नीतीश कुमार ने सेट की है। रोज समाचारों में आप देखिएगा कि सरकार में बीजेपी और जदयू के में रस्साकसी चल रही है, इसकी बातें सामने आ रही है। चर्चा ऑपरेशन तीर और ऑपरेशन लोटस की भी हो रही है। लेकिन इन सभी से आगे नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर यह बताने का सफल कोशिश किया है कि एनडीए के बड़े भाई आज भी नीतीश कुमार हैं, जबकि उनके विधायकों की संख्या भाजपा के विधायकों से 4 कम है। भाजपा के पास 89 विधायक है और जदयू के पास 85 विधायक। ऐसे में अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस दिन बीजेपी ने कुछ भी गड़बड़ झाला किया, तब यह आज का जो फैसला है वह बहुत कारगर सिद्ध होगा। मतलब अगर बीजेपी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कोई खेल करती है, मतलब जदयू को किनारा करके अगर कोई खेल किया, तो यही एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार का वैतरणी पार कराएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने भविष्य की रणनीति को साधते हुए यह चयन किया है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है सीएम की कुर्सी को बचाए रखना। उनकी कुर्सी पर संकट न आए, तो इसी को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है और इसकी चर्चा भी हो रही है। अख्तारुल ईमान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है और सीमांचल के बड़े नेता हैं। अब उनको नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना बड़ा उनका कद बना दिया है कि वह नीतीश कुमार के आगे हमेशा उनको कहीं ना कहीं सर झुकाना ही पड़ेगा। मतलब अगले को इतना सम्मान दे दो कि वह आपकी बात से इनकार न करे। और नीतीश कुमार बैलेंस बनाने के माहिर हैं।
वो कभी अपने विरोधियों को भी बहुत कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो सीमांचल में ही नेता थे अख्तारुल इमान, उनको पूरे बिहार का नेता, अल्पसंख्यकों का एक तरह से कहें कि उनके व्यवस्था को बदलने वाला नेता बना दिया है। बाकी अन्य 9 अल्पसंख्यक विधायकों को भी समिति में जगह दिया गया है। उनको मेंबर बनाया गया और इसमें ओसामा भी सदस्य हैं, लेकिन ओसामा अध्यक्ष सभापति नहीं है। लेकिन जैसे ही अख्तारुल इमान को सभापति बनाया गया, उसके बाद अब बीजेपी के अंदर भी यह चर्चाएं शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के डर से ये कदम उठाया है। उन्हें डर है कि अगर कहीं बीजेपी ने जदयू को किनारा कर कुछ हेर फेर तोड़ फोड़ कर उनकी कुर्सी को छीनने का प्रयास किया, तो जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और लेफ्ट मिला करके वह अपनी कुर्सी को बरकरार रख सकते हैं। अगर विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है उसके गुणा गणित को देखें तो 89 विधायक हैं बीजेपी के पास और जदयू दूसरे नंबर पर 85 विधायकों के साथ है। तीसरे नंबर पर है आरजेडी, 25 विधायक हैं आरजेडी के पास, 6 विधायक कांग्रेस के पास है, एआईएमआईएम के पास भी 5 विधायक हैं, बसपा के पास 1 विधायक और लेफ्ट को अगर जोड़ लिया जाए तो यह संख्या बहुमत के आगे पहुंच जाती है। वहीं अब जरा दूसरे पक्ष में बीजेपी को देखें तो बीजेपी को 89 विधायक हैं बीजेपी के पास, जीतन राम मांझी मतलब हम के पास 5 विधायक, आरएलएम के पास 4 विधायक, लोजपा के पास 19 विधायक है। तो अगर जेडीयू को अलग करके भी देखें तो बीजेपी सत्ता के लगभग करीब तो पहुंच रही है, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब उस संख्या तक पहुंचने के लिए जरूरी होगा कि तोड़ फोड़ करे। हालांकि बीजेपी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसका इशारा भी मंगल पांडे ने अपने बयान से कुछ दिनों पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के विधायकों की बात की थी, जिसमें उन्होंने राजद के विधायकों की बात की थी, राजद के टूट की बात की थी। दूसरी ओर ये जो 5-6 विधायकों की कमी हो रही है, इसके लिए कांग्रेस के 6 विधायकों की संख्या काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआईएमआईएम के विधायक सीधे बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं, उससे कतराएंगे, क्योंकि उनकी जीत कहीं ना कहीं जो हुई है वह भाजपा विरोधी मतों का ही फल है कि वो आज विधायक बने हुए हैं। लेकिन स्पीकर के द्वारा एआईएमआईएम के नेता अख्तारुल इमाम को अध्यक्ष बनाए जाने पर हस्ताक्षर करना मतलब स्वीकृति जो उन्होंने किया, इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह पद जदयू या बीजेपी के विधायक को मिल सकता था, मिलना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा के पास कोई भी अल्पसंख्यक विधायक नहीं है। रही जदयू की बात, तो जदयू से एक ही विधायक अल्पसंख्यक जीते हैं जो ऑलरेडी मंत्री है। मतलब स्पीकर के पास भले ही यह विशेषाधिकार है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि वो कह सकते थे कि कांग्रेस का कोई आ जाए, लेकिन कांग्रेस या राजद का कोई भी आता तो निश्चित रूप से एआईएमआईएम के जो बनाए गए हैं अख्तारुल इमान, उससे ज़्यादा सरदर्द पैदा करता भाजपा के लिए, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकृति दे दी होगी। लेकिन अख्तारुल इमान को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं अब यह चर्चा तो चल ही पड़ी है कि नीतीश कुमार आगे की राजनीति कर रहे हैं और करते भी हैं। बीजेपी को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं एक कोने में, मन के कोने में, दिल में यह बैठा हुआ है, यह शंका है कि बीजेपी कभी भी कोई खेल कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में यह जो जदयू का ऑपरेशन तीर है, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का, और उसके साथ दूसरा प्लान
कि अगर भाजपा इस तरह का कुछ करती है और विपक्ष का सहारा लेकर भी पलटी मारी भी जा सकती है। मतलब कई तरह के फार्मूले नीतीश कुमार के हाथ में अभी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा ही, और यह भी नहीं कह रहा हूं कि भाजपा इसमें कमजोर पड़ेगी। भाजपा को भी अगर कमजोर मानकर हम कोई विश्लेषण करें तो वो कहीं से उचित नहीं होगा। लेकिन जो गुणागणित है वो यही बता रहा है। मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो अख्तारुल ईमान है वह नीतीश कुमार के लिए एक बड़े हथियार के रूप में, टूल के रूप में साबित हो सकते हैं। अब मित्रों, यहाँ एक बात और उठती है, और बात यह कि एक तरह से कहे कि एआईएमआईएम के एक व्यक्ति को तो उन्होंने जगह पर बिठा दिया, उसे पद दे दिया, और अभी उनके पास कई मंत्री पद हैं जो रिक्त हैं। आने वाले समय में वह भी एक बड़ा हथियार नीतीश कुमार को अपना प्लान सफल करने में बन सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। यह जो विवाद उठा है और उसके बाद जो अभी हमारी आपकी बातें हुई हैं, उस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।